हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स का फर्स्ट टॉपिक में प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको फर्स्ट में इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियो को बनाऊंगी क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा और हम लोगों को जो भी पढ़ना है वो परफेक्टली पढ़ना है और जो भी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से हमारे माइंड में सेट हो जाना चाहिए। इसलिए हम जितना भी होगा, जितना परफेक्टली हो पाएगा उतना ही मैं आप लोगों को कराऊँगी। आज इसके बाद मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी कराने वाली हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से रिवाइज हो जाए, अच्छे से लर्न हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्रमुख मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख राजवंश में फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कारुष वंश के बारे में पढ़ना है। कारुष वंश के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कारुष राज्य वर्तमान समय में बघेलखंड में स्थित था। कारुष राज्य वर्तमान समय में कहाँ स्थित था? बघेलखंड में स्थित था। और ये महाकाव्य काल में मनु का पुत्र कौन था? कारुष था। मनु का पुत्र कारुष था, जिसके नाम पर ये कारुष साम्राज्य स्थापित हुआ। क्लियर हो गया? महाकाव्य काल में जो मनु थे उनका जो पुत्र था कारुष, उसी के नाम पर कारुष वंश का नाम पड़ा है और उसी के नाम पर ये स्थापित हुआ है। और कारुष साम्राज्य ने पांडवों के साथ युद्ध में भी भाग लिया। पांडवों के साथ मिलकर महाभारत में इन्होंने जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। कारुष वंश, कारुष साम्राज्य वर्तमान समय में बघेलखंड में स्थित था। मनु के पुत्र कारुष हुए, उन्हीं के नाम पर कारुष वंश की स्थापना हुई। कारुष वंश ने महाभारत में पांडवों के साथ युद्ध में भाग लिया। क्लियर है गाइस? कारुष वंश के बारे में हमें इसको अभी प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ा रही हूँ और जब मैं आपको मेंस का यही टॉपिक पढ़ाऊंगी, जब आपको बिल्कुल क्लियरली डिस्क्रिप्टिव पढ़ाने वाली हूँ, पूरा आपको एक एक पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं चंद्रवंश के बारे में। चंद्रवंश का एल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रवंश को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? एल साम्राज्य के नाम से। आपको क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एल साम्राज्य के नाम से किस वंश को जाना जाता है? तो याद रखना है गाइस, चंद्रवंश ओके जाना जाता है। इस वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? इस वंश का संस्थापक कौन है? सोम। इस वंश का संस्थापक कौन है? सोम। और सोम को ही चंद्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। सोम को और किस नाम से जाना जाता है? चंद्र के नाम से जाना जाता है। और इसके शादी, इसका विवाह किससे हुआ? मनु की जो पुत्री थी मनु की जो पुत्री जो थी ईला, मनु की पुत्री कौन थी? ईला, उसके साथ सोम यानी चंद्र का विवाह हुआ। उस साम्राज्य का विस्तार कहाँ था? बुंदेलखंड तक था। इस साम्राज्य का विस्तार कहाँ था? बुंदेलखंड था। और इसके बाद जो इसके 5 पुत्र थे उसमें ये बट गया। क्लियर है गाइस? 2 वंश के बारे में आपको अच्छे से एक बार और रिपीट करा देती हूँ। कारुष वंश के बारे में, कारुष वंश का विस्तार कहाँ था? बघेलखंड में था। क्लियर हुआ? उसके बाद कारुष वंश का इसका नाम कैसे पड़ा? तो जो महाकाव्य काल में जो मनु थे उनका जो पुत्र था कारुष, उसी के नाम पर इस साम्राज्य की स्थापना हुई है ना। और इन्होंने महाभारत में पांडवों के साथ मिलकर युद्ध में भाग लिया। किसने? कारुष वंश ने। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा चंद्रवंश के बारे में। तो चंद्रवंश को और किस नाम से जाना जाता है? एल साम्राज्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। और चंद्रवंश में इस वंश का संस्थापक कौन है? सोम थे। चंद्रवंश के संस्थापक कौन है? सोम है, जिनको और किस नाम से जाना जाता है? चंद्र के नाम से जाना जाता है। हाँ, और इसके बाद इनका विवाह किससे हुआ? तो मनु की जो पुत्री थी ईला, उसके साथ इनका विवाह हुआ। और ये कहाँ पे इसका विस्तार था? बुंदेलखंड में। थर्ड वंश के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड वंश है हमारा नंदवंश। तो नंदवंशीय राजा महापद्मनंद ने साम्राज्य के विस्तार के लिए जो चेदी राज्य था उसको भी मगध राज्य में मिला लिया था। तो इसका नंदवंश का जो राजा था कौन? महापद्मनंद। इसने क्या किया था कि साम्राज्य को विस्तार करने के लिए और ऐसी नीति अपनाई कि इसने चेदी राज्य को मगध राज्य में भी मिला लिया था। और बड़वानी जिले से नंदवंश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और नंदवंश की मुद्राएं भी किस जिले से मिली हैं? बड़वानी जिले से, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। नेक्स्ट है हमारा शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में पढ़ते हैं। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई थी। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई थी।
पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक, पुष्यमित्र शुंग जो था उसने जो अंतिम मौर्य शासक था कौन, बृहदत्त, उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, बृहदत्त था। इसकी बृहदत्त की हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि शुंग वंश का था। और इसने फिर मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के 5वें शासक कौन था, भागभद्र था। शुंग वंश का 5वां शासक कौन था, भागभद्र था। इसके समय में यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर, विदिशा में भागवत धर्म से प्रभावित होकर इसने गरुड़ ध्वज की स्थापना कराई थी। इसने गरुड़ ध्वज की स्थापना किसने करवाई थी, तो भागभद्र ने करवाई थी। गरुड़ ध्वज की स्थापना किसने करवाई थी, तो भागभद्र ने करवाई थी। किसके समय में, यवन राजदूत हेलियोडोरस के समय में इसने विदिशा आया था। विदिशा इसने भागवत धर्म से प्रभावित हुआ था और उसके बाद उसने गरुड़ ध्वज की स्थापना करवाई थी। गाइज अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना ही है। इसके बाद जब मेंस का मैं पढ़ाऊंगी तो पूरा एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्टिव आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी आपके लिए डालूंगी, जिससे कि आपको अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश का राजा कौन था, महापद्मानंद। महापद्मानंद ने क्या किया था कि चेदी राज्य को मगध राज्य में, चेदी राज्य को मिला लिया था मगध राज्य में। इससे इसका विस्तार हो गया। और बड़वानी जिले से नंद वंश के साक्ष्य मिले हैं और उसकी मुद्राएं भी कहाँ से मिली हैं, बड़वानी जिले से। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई थी और शुंग वंश का अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। अंतिम मौर्य शासक कौन था, बृहदत्त था, है ना। इसके बाद इसने मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर उसने अपने किस वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की। और शुंग वंश का 5वें शासक कौन था, भागभद्र, जिसने यवन राजदूत हेलियोडोरस के समय में विदिशा में जाकर इसने क्या, भागवत धर्म से प्रभावित होकर गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। क्लियर हुए पॉइंट्स। आई होप कि गाइज आपको समझ में आ रही हो और अच्छे से आप जो बोल रहे हो उसको आप नोट डाउन भी करते जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमको याद रखना ही है और यही इसी से क्वेश्चंस एग्जाम में। आज के वीडियो में बस इतना ही गाइज। आपको मैंने जो वंश बताए हैं आप उनको रिपीट करें बार बार, अगेन एंड अगेन, ताकि आपको परफेक्टली लर्न हो जाए। और इसके बाद मैं आपको पूरा इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप बोरिंग होकर इस चैप्टर को ना पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है और इसलिए कई पार्ट्स में बन रहा है। लेकिन आप अगर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगी उसके आगे वंश और जो वंश है उनके बारे में आपको बताऊँगी। ओके, थैंक यू गाइज। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय बाय गाइज।